हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित तिवारी एम्बिशन ट्यूटोरियल्स गांधी घाट मिर्ज़ापुर नई बस्ती से आपके अपने यूट्यूब चैनल जय आदर्श ट्यूटोरियल्स पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण, जिसे रिवर्सिबिलिटी लॉ ऑफ लाइट या प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों, प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत तथा सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध आज हम लोग का यही एक विषय रहेगा, जिसे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल से जुड़ी सभी जानकारियों का आप अध्ययन करते रहिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में बताया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे सपोज करिए कि ये हमारा एक विभाजक तल है, ये आपतित किरण है और ये बिंदु हमारा अभिलंब है। अभिलंब आपतन बिंदु पर तल के लंबवत एक रेखा खींचा जाए, जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं दोस्तों। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बनने वाला कोण है, ये आपतन कोण आई हो गया। अगर हम ऊपर हवा मानते हैं और नीचे ग्लास, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, हवा से ग्लास में जा रहा है तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा अपवर्तित किरण जो है वो झुक जाएगा। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण R होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के नियम से हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दोस्तों क्या हो जाएगा, ANG बराबर साइन आई अपान में साइन R। दोस्तों, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। यदि हम प्रकाश के गति की दिशा को बदल दें, अर्थात प्रकाश अब ग्लास से हवा में जाए दोस्तों, ग्लास से हवा में अगर जाता है तो क्या हो जाएगा, जो इसका आपतन कोण I था वो चेंज होकर के आपतन कोण R हो जाएगा और जो आपतन कोण I था वो परिवर्तित होकर के अपवर्तन कोण I हो जाएगा दोस्तों। अर्थात प्रकाश के गति की दिशा को मैं बदल दिया। जो प्रकाश हवा से कांच में आ रहा था वह अब कांच से हवा में जाएगा दोस्तों। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कांच से हवा में, ये किसके लिए था, हवा से कांच में दोस्तों। और ये कंडीशन किस में है, कांच से हवा में दोस्तों, कांच से हवा में। तो कांच से हवा में जब प्रकाशित किरण जाएगा तो पहला माध्यम कांच हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे G, दूसरा माध्यम हवा हो जाएगा, लिखेंगे A इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन I बटे साइन R। से कांच से हवा में जाते समय जो हमारा आपतन कोण है वो IR हो जाएगा, तो साइन R अपान में साइन I दोस्तों। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 का अगर हम आपस में गुणा कर दें दोस्तों तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर, तो दोस्तों गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ANG इंटू GNA इक्वल टू साइन I बाई साइन R पहले समीकरण से, इंटू साइन R बाई साइन I, साइन I से साइन I, साइन R से साइन R कैंसिल हो गया दोस्तों, में मिल गया ANG इंटू GNA इक्वल टू 8 या ANG बराबर 1 अपान में GNA। ये प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत का सूत्र है, जिससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वही होता है जो कि कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक होता है, परंतु इसका व्युत्क्रम होना चाहिए। अर्थात हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष हवा के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है दोस्तों। हम इसी पर एक न्यूमेरिकल की चर्चा कर लेते हैं, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में या आपके बोर्ड एग्जाम में आता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सवाल है, मैं बोल रहा हूँ हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यदि 2 है, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2 है, तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक क्या होगा दोस्तों। तो आप कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन है हवा के सापेक्ष, मैं बताया हूँ जिसके सापेक्ष कहे वो ऊपर होगा, तो मैं बोल रहा हूँ हवा,
तो हवा के सापेक्ष तो हवा एन किसका अपर्तनांक दोस्तों, कांच का अपर्तनांक। यहाँ पे लिख देंगे कांच बराबर कितना है 2। आपसे पूछा क्या जा रहा है, कांच के सापेक्ष हवा। तो दोस्तों इसी चीज को मैं शॉर्टकट में ANG लिख सकता हूँ, ANG = 2। हमसे पूछा जा रहा है कांच के सापेक्ष हवा का GNA = क्वेश्चन मार्क। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे सोल्यूशन में दोस्तों, कि प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से ANG = 1/GNA दोस्तों। ANG की वैल्यू पुट कर देंगे आप 2 = GNA, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे GNA बराबर 1/2। आपका यही आंसर हो जाएगा और यही आपके प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है दोस्तों, और उस पर आधारित एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को हम लोग थोड़ा सा फिगर से समझ लिए, उसके फार्मूले को समझा दिए, संबंध समझा दिए। परिभाषित कैसे करेंगे दोस्तों, तो परिभाषा इसका इस प्रकार से है कि यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और प्रकाश के गति की दिशा को बदल दें, हवा से कांच में जा रहा था, कांच से हवा में जाए, प्रकाश के गति की दिशा को बदल दें, तो प्रकाश अपने गति के पथ को नहीं छोड़ता है, अर्थात सिर्फ उसके चलने की दिशा बदल जाती है, अर्थात जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण हो जाता है, जो अपवर्तन कोण है वो परावर्तन कोण हो जाता है, आपतन कोण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, परंतु प्रकाश अपने पथ से विचलित नहीं होता है, अर्थात अगर यहाँ से एक हम लाइट जलाएं, दीवार के उस पार जाए लाइट, और जिस पथ से निकला या अपवर्तित हुआ उसी पथ से हम उस साइड से अगर हम टार्च को जलाएंगे, तो जहाँ से हम टार्च इस साइड से जला रहे थे प्रकाशीय किरण वहीं पर लौट करके आएगा। यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है दोस्तों। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर हमारे सामने मान लीजिए ये डैशर क्या है, एक पारदर्शी तल है, वैसे ये पारदर्शी तल नहीं है, अपारदर्शी तल है, मगर सपोज करिए कि अगर मैं मार्कर को यहाँ पे ऐसे लगाया और मेरा मान सपोज करिए कि अपवर्तित किरण इस साइड ऐसे निकल गई मुड़ करके, अब मैं क्या करूं कि अब यहाँ से लाइट को अगर मैं डालता हूं तो इधर उधर ना निकल करके इसी पथ पे आएगा। इसी को कहते हैं रिवर्सिबिलिटी, इसी को कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ किसका गुण है, लाइट का, तो रिवर्सिबिलिटी लॉ ऑफ लाइट है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा दोस्तों, या समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो कि है सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध दोस्तों। तो मैं पिछली वीडियो में बताया था, वीडियो नंबर 7 शायद था वो, आप देख लीजिएगा लिंक में जा करके या चैनल पे जा करके कि वीडियो नंबर 7 में मैं क्या बताया हूँ। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक में बताया था कि जब किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हवा के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और जब हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आज हम लोगों को यही समझना है कि सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100%, 1,00,000% मान के चलिए कि एग्जाम में एक क्वेश्चन या तो बहुविकल्पी या तो फिर एक नंबर अतिलघुत्तरीय में ये पूछने वाला है आपसे क्वेश्चन, जो एक मैं करा दिया कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2 है, तो इसी का उल्टा कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक क्या होगा, या सापेक्ष और निरपेक्ष से संबंधित जो टॉपिक है वो भी मैं समझा दूंगा एक न्यूमेरिकल बोल करके आपको फिर से करा देता हूँ। तो दोस्तों समझिए क्या है सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध। सपोज करिए कि सबसे पहला माध्यम हवा है, हवा है पहला माध्यम, ये हवा चला आपका कांच से गुजरा दोस्तों, कहाँ से गया, कांच में से गया, कांच का एक स्लैब है, फिर उसके बाद आपका वाटर है यानी पानी है दोस्तों, और फिर ये हवा से प्रकाश यानी पानी हो गया दोस्तों, फिर ये आपका नीचे हवा है यानी प्रकाश हवा से चला, आपतित प्रकाश दोस्तों हवा से आया, ये आपका आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपतन कोण, आपतन कोण हमारा आई हो गया दोस्तों। हवा से कांच में जा रहा प्रकाशीय किरण यानी सघन में जा रहा है, तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा ये झुक जाएगा, अभिलंब यही है तो मैं इसे थोड़ा सा इस साइड झुका दिया। झुकाने के बाद हम देखेंगे कि अब कांच से पानी में जा रहा है, तो कांच सघन है, पानी विरल है, फिर इस बिंदु में अभिलंब खींचूंगा, और जब सघन कांच से पानी में जाएगा
यानी सघन से विलयन में जा रहा है तो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हो जाएगा दोस्तों, यानी अभिलंब से ये दूर हो गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पानी से हवा में जा रहा है, पानी सघन है हवा विरल है, यानी एक बार फिर से ये सघन से विरल में प्रकाशित किरण जा रहा है दोस्तों, तो एक बार ये फिर अभिलंब से दूर हो जाएगा और ये अभिलंब से इस प्रकार से क्या हो गया, दूर हो गया दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ फिगर किस प्रकार से बना है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। थोड़ा सा अभिलंब में इसे दूर कर दिया, ये ठीक है दोस्तों। एक चीज आप याद रखिए, ये आपको कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मगर आप समझिए कि प्रकाश यदि विभिन्न माध्यमों से होता हुआ या कई पारदर्शी माध्यमों से होता हुआ उसी पारदर्शी माध्यम में निकले जिस पारदर्शी माध्यम से प्रवेश किया था, यदि प्रकाश विभिन्न माध्यमों से होता हुआ जैसे कांच, हवा, कांच, पानी, फिर हवा, हवा से प्रवेश किया दोस्तों, हवा से निकल गया, तो ऐसे कंडीशन में जो आपतन कोण आई होता है, जो आपतन कोण आई होता है दोस्तों, वो निर्गमन कोण या जो यहाँ पे निकल रहा है सबसे बाहर जो किरण निकलती है उसे निर्गमित किरण कहते हैं, और ये निर्गमन कोण हो गया। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पर एंगल आई है तो यहाँ पर भी दोस्तों एंगल आई हो जाएगा, ये आप याद रखिए। फिर से बोल दूं कि यदि प्रकाश विभिन्न माध्यमों से होता हुआ पुनः उसी माध्यम में निर्गमित हो निकले जिस माध्यम से प्रवेश किया था, तो आपतन कोण तथा निर्गमन कोण का मान आपस में बराबर होता है दोस्तों। उसके बाद आ जाइए जल्दी से, हम जानते हैं स्नेल के नियम से कि अगर ये हवा से कांच में जा रहा है विरल से सघन में, तब अभिलंब कोण झुक जाएगा। सपोज करिए कि मैं इसे अपवर्तन कोण R मान लिया, तो आप जानते हैं कि ये दोनों विभाजक तल एक दूसरे के समांतर हैं, और ये जेड जैसी आकृति जो बन रही है दोस्तों, अलग से मैं बना के समझा दूं, ये जेड जैसी आकृति जो यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे आपका R है, और मान लीजिए इसे हम R डैश मान लें दोस्तों, तो ये R और R डैश आपस में बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है, क्योंकि ये तल एक दूसरे के समांतर है दोस्तों, एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये भी लंबवत ये भी लंबवत, एकांतर कोण से R यहाँ पर है, तो जो R डैश है यानी ये भी R ही होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? R। चलिए R के बाद फिर ये कांच से पानी में जा रहा है, तो सपोज करिए यहाँ पे मैं R डैश एंगल मान लिया, यानी कांच से पानी के लिए अपवर्तन कोण R डैश दोस्तों। फिर उसी नियम से अगर ये R डैश है तो ये तल इस तल के समांतर है, फिर जेड जैसी आकृति बन रही है यानी एकांतर कोण जैसी आकृति बन रही है, ये R डैश है तो यहाँ पर भी R डैश हो जाएगा दोस्तों, ये आपका R डैश हो गया। आशा करता हूँ आपको सापेक्ष तथा निरपेक्ष अल्पतनांक की जो गणितीय टर्म थे या गणितीय व्यंजक थे वो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे इसका निगमन किया जाता है, इतना आपको फिगर बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप लिखेंगे दोस्तों हवा से कांच के लिए, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आपको लिख के करना पड़ेगा। हवा से कांच के लिए स्नेल के नियम से, हवा से कांच के लिए स्नेल के नियम से हवा यन कांच बराबर साइन आई बटे साइन आर दोस्तों, ये समीकरण 1। फिर आप लिखेंगे स्नेल के नियम से कांच से पानी के लिए, कांच यानी G, पानी यानी W इक्वल टू साइन आपतन कोण दोस्तों। तो कांच से पानी के लिए आपतन कोण क्या है? R है, और अपवर्तन कोण कितना है? R डैश है, ये समीकरण 2 हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे स्नेल के नियम से पानी तथा हवा के लिए, पानी हवा WNA बराबर, यहाँ पे आपतन कोण R डैश है तो साइन R डैश अपान में साइन आई दोस्तों, ये समीकरण 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 का आपस में गुणा करेंगे दोस्तों। लिखेंगे इसके बाद समीकरण 1, 2 तथा 3 का गुणा करने पर, मैं बार बार कर रहा हूँ कि मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख के करेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ बस। तो समीकरण 1, 2, 3 का गुणा करने पर क्या मिलेगा दोस्तों? ANG GNW WNA। अगर आप देखेंगे तो इस साइड में मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को क्या मिला, देखिए ANG इंटू GNW WNA इक्वल टू साइन I बाई साइन R इंटू साइन R अपान में साइन R डैश इंटू
साइन आर डैश बाई साइन आई। देखेंगे दोस्तों ये इससे सब कैंसिल हो गया। ए एन जी जी एन डब्ल्यू डब्ल्यू एन ए इक्वल टू 1 दोस्तों। अब मैं एक बार फिर से बोल दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपर्तनांक में संबंध। इसमें आप देखेंगे तो सापेक्ष अपर्तनांक जी एन डब्ल्यू है दोस्तों, क्योंकि इसमें हवा नहीं। सापेक्ष अपर्तनांक में हवा को छोड़ करके रहना चाहिए, तो जी एंड डब्ल्यू में कहीं एयर नहीं है, इसलिए सापेक्ष में एक तरफ किया जी एंड डब्ल्यू दोस्तों। जी एंड डब्ल्यू का मतलब हुआ कि कांच के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक, इन दोनों टर्म का पक्षांतर कर दिए, टर्मिनेट करेंगे तो ए एन जी इंटू डब्ल्यू एन ए हो जाएगा ट्रांसपोजिशन करने के बाद। अब दोस्तों देखिए इसमें हवा ऊपर है, ए एन जी यानी ये हवा के सापेक्ष कांच है, ये निरपेक्ष है। अगर दोस्तों इसमें डब्ल्यू एन ए है यानी ये पानी के सापेक्ष हवा का है, जबकि इधर सापेक्ष है इधर निरपेक्ष रहना चाहिए। तो यानी क्या करेंगे जी एन डब्ल्यू इक्वल टू 1 बाई ए एन जी दोस्तों। और हम जानते हैं कि प्रकाश के उस प्रमेयता के सिद्धांत से अभी मैं बताया कि ए एन जी बराबर 1/GNA होता है, एज वेल एज डब्ल्यू एन ए है, इस 1/WNA है, इसका उल्टा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा ए एन डब्ल्यू। हम इसका गुणा कर दिए, जी एन डब्ल्यू बराबर ए एन डब्ल्यू अपान में ए एन जी दोस्तों। यही आपका सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपर्तनांक के संबंध है। ये क्या फार्मूला बता रहा है, कांच के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक बराबर हवा के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक बटे हवा के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि कांच के ही सापेक्ष है, तो कोई लिक्विड भी हो सकता है। तो या हम इसे इस तरीके से भी बता सकते हैं दोस्तों कि मान लीजिए ग्लास नहीं है, कोई लिक्विड है, तो यल फॉर लिक्विड, एल एन डब्ल्यू या एल एन जी यानी कांच के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक। तो सॉरी किसी लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों ए एन जी बटे ए एन एल। यह ऐसा भी फार्मूला बन सकता है। आप देखिए मैं याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक। यानी दोस्तों आप याद रखिए कि जिसका अपर्तनांक निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, एक के सापेक्ष माध्यम 2 का अपर्तनांक निकाल रहे हैं, तो माध्यम 2 का निरपेक्ष अपर्तनांक ऊपर करके माध्यम 1 का निरपेक्ष अपर्तनांक नीचे करके भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी पर एक हम न्यूमेरिकल बोल देते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए कि यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक दोस्तों, यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक हवा के सापेक्ष यानी ए एन जी हवा के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 2 हो और कांच के सापेक्ष तेल का अपर्तनांक, कांच के सापेक्ष तेल का अपर्तनांक 5 हो, तो तेल का निरपेक्ष अपर्तनांक दोस्तों, किसका, तेल का निरपेक्ष अपर्तनांक यानी ए एन ओ आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सीधे से फार्मूला लिखेंगे दोस्तों। ध्यान से देखिए इसमें सापेक्ष कौन सा है, GNO, कांच और तेल है, क्योंकि इसमें कोई हवा नहीं है तो आप तुरंत लिखेंगे क्योंकि GNO बराबर दोस्तों फार्मूला तेल नीचे है, इसका निरपेक्ष ऊपर यानी ANO बटे क्या हो जाएगा दोस्तों ANG। आप वैल्यू रखिए, GNO की वैल्यू 5 है, उसके बाद ANO की वैल्यू दोस्तों निकालना है, ANG की वैल्यू 2 है, 5 दूनी 10 यानी हवा के सापेक्ष दोस्तों जो तेल का अपर्तनांक है वो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज का ये जो क्लास था समझ में आया होगा दोस्तों। इसे अच्छे से समझिए, जो भी बातें आपको न समझ में आ रही हो वो कमेंट बॉक्स पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्या कर सकते हैं, लिंक भेज करके अपने विचारों को रख करके हमें सुझाव दीजिए। जो भी कमियां हैं हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे, हर एक बात बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।